तो फिजिकल क्वांटिटी के बाद हमने पढ़ा था यूनिट क्या होता है। तो यूनिट को हमने सबसे पहले क्या लिखा है कि यूनिट क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस। तो देखो यूनिट की जरूरत कैसे पड़े। मान लो दो कंट्री है, एक इंडिया है और एक यूनाइटेड किंगडम है, दोनों को आपस में क्या करना है, ट्रेड करना, व्यापार करना। तो यूके ने इंडिया को क्या बोला कि हमको 20 मीटर क्लॉथ चाहिए। अब इंडिया के अंदर तो लेंथ किससे नापी जा रही है, लेंथ ऑफ एलिफेंट के हिसाब से, मतलब गज। अब इंडिया में आके यूके वाली कंपनी ने बोला हमको 20 मीटर क्लॉथ चाहिए। इंडिया में किसी को समझ में आएगा कितना मीटर क्लॉथ चाहिए, किसी को समझ में आएगा क्या, बताओ, है ना। ये ऐसा हो गया कि जैसे आपने बोला 20 मीटर क्लॉथ और किसी बच्चे को पता है गज में, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा मीटर का मतलब क्या है। तो इस चीज के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सभी साइंटिस्ट ने मिलकर एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या था, डिसीजन क्या था, डिसीजन ये था कि इंटरनेशनली अर्थ पर जितनी भी कंट्रीज है उन सभी के लिए वैलिड क्या बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें सभी लेंथ को एक पर्टिकुलर यूनिट से जाने। जैसे आप लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो आज के समय में सब मीटर का मतलब जानते हैं। आप इंडिया में मीटर बोलो, फ्रांस में जाके मीटर बोलो, सबको समझ में आ जाएगा कितनी लेंथ की आप बात कर रहे हैं। 20 मीटर का मतलब वहां भी समझ में आएगा, 20 मीटर का मतलब यहां भी समझ में आएगा। तो इस तरह का के होने वाले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यूनिट का डिस्कवरी हुआ। तो यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस। इंटरनेशनली हमारी पूरी अर्थ पर लेंथ को हम किस में मेजर कर सकते हैं, मीटर के फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अर्थ की लेंथ को आप मीटर के फॉर्म में मेजर करो। अर्थ पे आप कहीं भी चले जाओ, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। मीटर शब्द को समझ में आएगा। आप इंडिया में भी मीटर बोलोगे 20 मीटर क्लॉथ तो आपको मिल जाएगा। यूके में भी आप जाके बोलोगे 20 मीटर क्लॉथ तो आपको मिल जाएगा। फ्रांस में, इटली में, कहीं भी जाकर आप बोलोगे मिल जाएगा। पर अगर आप फ्रांस में जाके बोलते 20 गज कपड़ा देना, कोई देगा आपको, समझ में आएगा उसको कितना लेंथ मांगा आपने। जल्दी बताओ, नहीं आएगा, है ना। तो यूनिट का मतलब सबको समझ में आ गया क्या होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस होता है जिसकी जरूरत क्यों है कि सब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जैसा मेजरमेंट में चल सके। अब मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज को नापना क्या होता है, कंपैरिजन वाली प्रोसेस होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बीच में कंपैरिजन करते हैं। किसके बीच में कंपैरिजन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बीच में। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि लेंथ जो है, ठीक है, स्केल की वो है 10 सेंटीमीटर। एक स्केल की लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। तो एक चीज बताओ, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है और यहां पर यूनिट है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इक्वल्स टू का साइन लगाओ, मतलब आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो आपने क्या बोला है, कंपैरिजन क्या है, जो स्केल की लेंथ है वो 10 गुना है किसका, सेंटीमीटर का। स्केल की लेंथ क्या है, 10 गुना है किसका, सेंटीमीटर का। आपने बहुत कॉमन चीज सुनी होगी कि जो वेट ऑफ व्हेल होता है, आपने देखा होगा व्हेल, ब्लू व्हेल सुना है ना आपने, देखा भी होगा एनिमल डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा ब्लू व्हेल को, एलिफेंट को भी देखा होगा। अब मेरे को किसी ने बोल दिया व्हेल का वजन नाप के बताओ इन टर्म्स ऑफ एलिफेंट। व्हेल के वजन का पता लगाओ किसके फॉर्म में, एलिफेंट के वजन के फॉर्म में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ व्हेल इज इक्वल्स टू 300 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ एलिफेंट। तो एक चीज बताओ, यहां पे फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया। फिजिकल क्वांटिटी किसका वेट है, व्हेल का वेट है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 300 और स्टैंडर्ड रेफरेंस अब हमने क्या मान लिया, किसके वेट को स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया हमने, एलिफेंट के वेट को, है ना।
तो हमने क्या बोला, जो व्हेल का वजन होता है वो 300 टाइम्स होता है एलिफेंट के वजन के बराबर। वैसे यहाँ पर हमने क्या बोला, जो लेंथ ऑफ स्केल है वो 10 गुना होती है किसकी, सेंटीमीटर के बराबर। सेंटीमीटर का क्या होता है, 10 गुना होता है। समझ गए। अच्छा, मैंने बोला मेरा वजन है, मेरा मास है 65 kg। अब बताओ इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है और यूनिट क्या है। वेरी गुड। तो जो मास है वो फिजिकल क्वांटिटी, और मास से क्या पता चल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी से हमको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि मेरा जो वेट है वो 1 kg का 65 टाइम्स है। वैसे जो लेंथ ऑफ स्केल है वो 1 सेंटीमीटर का कितना टाइम्स है, कितना, 10 टाइम्स है ना। चलो समझ गए सब, रफ कर दूं। चलो अब हम बात करेंगे इसके बारे में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप में डिवाइड करा गया है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल मतलब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, डिराइव्ड, वेरी गुड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और एक और टाइप लिखो, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कई बार आपको बुक में दिखेगा ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ में दे देते हैं, पर अपन इसको अलग से समझते हैं। कौन सी क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री, अलग से। देखो देखो हमको कुछ भी चीज सीखना है, नया गेम सीखना है, या मान लो हमको कोई सी लैंग्वेज सीखनी है। अगर हमको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है या हिंदी सीखनी है, तो अगर मुझे हिंदी लैंग्वेज सीखनी है तो मेरे को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अनाराम, मात्राएं, है ना। उसके इंग्लिश सीखनी है तो बेसिकली मेरे को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसके अंदर अल्फाबेट्स कितने होते हैं, क्या क्या अल्फाबेट्स होते हैं, तभी तो मैं उसको बोलना सीख पाऊंगा, लिखना सीख पाऊंगा। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सीखना है तो हमको क्या सीखना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से, है ना, उसके अल्फाबेट्स को। तो फिजिकल क्वांटिटीज का अल्फाबेट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अगर फिजिकल क्वांटिटी एक लैंग्वेज है तो उसका अल्फाबेट्स क्या हो जाएगा, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी, है ना, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मेरे को सबसे पहले अल्फाबेट सीखना पड़ेंगे। क्या अल्फाबेट किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, सोच कर बताओ, सोचो। इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी, क्या अल्फाबेट किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डिपेंड करता है ना, कि आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए। तो वैसा अल्फाबेट किसी के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है ना। तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम उनको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लिखो, दोस फिजिकल quantities which does not depends upon other physical quantities, completely independent। आप डायरेक्टली एक वर्ड में ऐसा भी लिख सकते हो, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वो भी सही डेफिनेशन है ना, बहुत सारी डेफिनेशन बना सकते हो।
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, या वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है ना। तो वैसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए, तो मैं आपके लिए लिखूंगा यहां पर और उसकी यूनिट्स भी लिखूंगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया सबने। तो मैं बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं, उसका सिंबल भी अपन लिखेंगे और उसकी यूनिट भी लिखेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि आपको ये चीजें याद रहे, क्योंकि जब हम आगे डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, सिंबल्स और एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या लेते हैं अपन, लेंथ। ठीक, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। किसी के ऊपर डिपेंड करती है क्या, लेंथ। अगर आपको ये मार्कर की लेंथ को नापना है तो क्या आपको कोई सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या आपको दो चीजें अलग से फाइंड करनी पड़ेगी, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी? नहीं, सिंपल सा स्केल लो, मेजर कर लो। मतलब लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सिंबल क्या हो जाएगा, एल, और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मास की, है ना। मास, आपको आपका मास पता करना है, वजन पता करना, आप क्या करते हो, मशीन के ऊपर खड़े होते हो और वो वैल्यू बता देता है। वहां भी कुछ फॉर्मूला लगता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, कुछ लगता है। किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड कर, किसी दूसरी चीज के ऊपर भी नहीं डिपेंड करता है। तो मास का सिंबल होगा कैपिटल ए। ठीक, एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, केजी। ठीक, टाइम, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, सब समझदार है। लेंथ का सिंबल बन गया एल, मास का सिंबल बन गया एम, टाइम का सिंबल बन गया टी। ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स, है ना। आपने देखा होगा क्लास 9 में अपन ने न्यूमेरिकल्स करे थे फ्रीक्वेंसी वाले, है ना। तो वहां पर टाइम के ऐसा यूनिट क्या यूज करते थे अपन, सेकेंड। लेंथ, मास, टाइम, ये तीन ऐसा यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डायमेंशन के अंदर मोस्टली ये वाली आपके काम में है। फिर इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सिंपल सी चीज। किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। तो टेम्परेचर का सिंबल क्या होगा, देखो, टेम्परेचर को लिखते हैं केस, या कई बार इसको रिप्रेजेंट करा जाता है थीटा से। ऐसा यूनिट होती है इसकी केल्विन। क्या होती है, केल्विन। और ऐसा यूनिट में भी हम यूज करते हैं। ठीक, लेंथ, मास, टेम्परेचर। अब क्या आता है इसके अंदर अपना, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या सिंबल हम क्या यूज करेंगे, ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। तो करंट के लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, ए। विजिबल है सबको, रफ कर दूं इसको मैं ऊपर का, आगे का भी ऊपर ही लिखता हूं ताकि आपको विजिबल रहे। फिर आपने पढ़ा होगा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ऐसा यूनिट क्या होती है, कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला।
आपने क्लास 9 में पढ़ा? हाँ, ओके, अब ठीक है। चलो, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? स्केलिंग। ठीक, फिर आपने पढ़ा था क्लास 9 के अंदर मोल, थोड़ा सा आपने मोल के बारे में पढ़ा था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मोल्स, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे MOL से। क्लियर है सबको? लिख लो उसको। है ना? तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि आपको याद रखनी है। साथ में आपको ये सिंबल्स जरूर याद रखना, ये आपको डायमेंशनल एनालिसिस के टाइम पर बहुत काम है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के। अच्छा, डिराइव मतलब किसी की हेल्प से बनाना, है ना, किसी से मिलकर बनाना। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर क्या करेगी? डिपेंड करेगी, है ना? तो लिख लो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? दोस फिजिकल क्वांटिटीज which depends upon other physical quantities। एक और डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी, है ना, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच इज मेड विथ सम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एरिया निकालने के क्वेश्चन कर रहे होंगे क्लास 10th में। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ। अब मैं बोलता हूं एरिया, तो बताओ एरिया किसी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी? वाई? नहीं, सुनो मेरी बात, ये चीज थोड़ा सा अपना क्लियर कर लो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, है ना। हो सकता है आपने यहाँ पर एक लाइन बनाई 5 सेंटीमीटर की, किसी ने यूएस में बना दी 10 सेंटीमीटर की, तो वैल्यू तो चेंज होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, यूनिट चेंज होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, जैसे लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और जो चीज कहीं भी चेंज नहीं होती वो होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। ठीक। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनती है, those physical quantities which are made by fundamental physical quantities। फॉर एग्जांपल एरिया, तो एरिया कैसे निकालोगे आप? रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अच्छा, एक चीज बताओ, लेंथ के लिए आप क्या लिखोगे? मान लो 3 मीटर है, ब्रेथ है 4 मीटर। तो एक चीज देखो, 3 मीटर और 4 मीटर, अभी हमने पढ़ा था लेंथ क्या होता है? फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। मतलब लेंथ तो लेंथ है, पर ब्रेथ भी एक तरीके से क्या है? ब्रेथ इज ऑल्सो अ लेंथ इन डिफरेंट डायरेक्शन।